रिटायरमेंट तक हम सब कुछ कर चुके हैं, रिटायरमेंट में हमने लोन अकाउंट भी करा है, बट लोन अकाउंट हमने सिर्फ क्या करा है, सिंपल सा केस एनुअली वाला, हाफ ईयरली ये वो सब डेथ में ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, फिर रिटायरमेंट बहुत सिंपल सा आपको लगने लगेगा। लोन अकाउंट की बात हो रही। अब आगे डेथ की बातें, सारी की सारी डेथ से रिलेटेड बातें होंगी। एक सेकेंड, ठीक है, ईशान्या ने भी कनेक्ट कर लिया। अब जितनी भी बातें होंगी सारी की सारी डेथ से रिलेटेड होंगी। तो पहला क्वेश्चन ही क्या आता है, what issues are faced at the time of reconstitution? Now we are focusing on death of a partner. रिटायरमेंट और डेथ में सिर्फ एक फर्क है, रिटायरमेंट और डेथ में सिर्फ और सिर्फ एक फर्क है, डेथ अनप्लान्ड होती है। डेथ अनप्लान्ड होती है, कभी भी हो सकती है ड्यूरिंग द ईयर। रिटायरमेंट प्लान्ड होती है, तो नॉर्मली बुक्स क्लोज हो चुकी होती हैं 31 मार्च की, 1 अप्रैल को पार्टनर रिटायर हो रहा होता है नॉर्मली। रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर भी हो सकती है, पर डेथ करने के बाद रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर ऑटोमेटिकली कवर हो जाती है, तो इसीलिए उस पर हमने कोई फोकस ही नहीं करा। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ रिटायरमेंट में क्या केसेस करे थे कि 31 मार्च को बुक्स क्लोज हुई, 1 अप्रैल को रिटायर हो गया पार्टनर, तो कोई डेट की वजह से एडिशनल कैलकुलेशन नहीं हुई थी। तो सिर्फ वही फर्क है रिटायरमेंट और डेथ में। डेथ में क्या होगा, बुक्स वर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च, ABC वर पार्टनर्स, C died on 1st June, C died on 30th June, C died on 1st October, कुछ भी हो सकता है, बस थोड़ा सा वो तरस खा के फर्स्ट या मतलब बिगिनिंग या एंड पे ही मरेगा नॉर्मली, बट उसमें भी वेरिएशन आएंगे आगे जाके कि डेज में मर गए, कैलकुलेशन डेज में हो जाएगी। बस यही फर्क है रिटायरमेंट और डेथ में, कि रिटायरमेंट प्लान्ड होती है, नॉर्मली एट द एंड ऑफ द ईयर होती है कि बुक्स क्लोज हो चुकी हैं, बस कुछ और चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। डेथ में ये अलग होता है। तो मतलब क्या हुआ, मतलब बाकी सारी कैलकुलेशन तो सेम रहेंगी, रेशियो कैलकुलेशन एग्जैक्टली सेम जैसे आपने रिटायरमेंट में करी, 100% एग्जैक्टली सेम। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल 100% एग्जैक्टली सेम, क्योंकि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में टाइम पीरियड की कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है ना, कि मंथ्स के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं हो रहा। गुडविल की कैलकुलेशन होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, एंट्री पास हो जाएगी। रेशियो कैलकुलेशन एग्जैक्टली सेम, कि हम देखेंगे कौन गेन कर रहा है, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू एक्चुअल गेन इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो मैं रेशियो कैलकुलेशन की तो बात ही नहीं करूंगा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की तो बात ही नहीं करूंगा। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एग्जैक्टली सेम, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एग्जैक्टली सेम। तो फर्क क्या होगा फिर, फर्क जो मैंने आपको बताया कि क्योंकि ऑड डेट पे डेथ हो रही है ड्यूरिंग द पीरियड somewhere in the middle of the year or after 2 months 3 months 6 months irrespective of the time period during the year death हो रही है, तो जो डिसीज पार्टनर है, डिसीज पार्टनर तो चला गया। डिसीज पार्टनर के रिटायरमेंट में क्या होता था, रिटायरमेंट में पार्टनर तो जिंदा ही है ना, पैसे तो उसी को ही मिलेंगे, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। डेथ के केस में अब जिस पार्टनर की डेथ हो गई, फॉर एग्जाम्पल 31 मार्च को लास्ट क्लोजिंग हुई थी, अप्रैल मई जून काम किया, 30 जून को पार्टनर की डेथ हो गई, तो उसने अभी क्या बुक्स क्लोज हुई होंगी, बुक्स तो क्लोज नहीं हुई होंगी, बुक्स तो क्लोज होती है एट द एंड ऑफ द ईयर। तो उसने जो 3 महीने काम किया था, क्या उसके बाकी कैपिटल तो बैलेंस शीट में आ रही है, रिजर्व्स तो बैलेंस शीट में आ रहे हैं, रिवैल्यूएशन तो एक अलग चीज हो गई, उसका टाइम पीरियड से कोई लेना देना नहीं है, बट जो उसने 3 महीने काम किया, क्या उसकी कोई एडिशनल इनकम बनती है, वो आपको कैलकुलेट करनी है, क्योंकि 3 महीने तो उसने काम किया था, तो क्या उसकी कोई एडिशनल इनकम है, या फर्म ने कोई उस पीरियड में लॉस इनकर करा हो तो उसका शेयर, तो वो बस एक एडिशनल कैलकुलेशन करनी है। और जो भी पैसे दिए जाएंगे डिसीज पार्टनर को नहीं, डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर को, एग्जीक्यूटर होता है लीगल एयर, लीगल एयर द पर्सन हु कैरीज आउट द विल ऑफ द डिसीज पर्सन। तो जब किसी की डेथ हुई तो उसने विल में लिखा होता है कि कौन मेरा लीगल एयर होगा, मेरे बाद सब कुछ इसका होगा, कुछ मेंशन नहीं है तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमने तो एग्जीक्यूटर, अगर सी मरा तो सी इज एग्जीक्यूटर, बी मरा तो बी इज एग्जीक्यूटर, तो वो ये हमें नहीं बताएंगे कि विल में किसका नाम लिख के गया है, उससे हमें कोई लेना देना भी नहीं है। जिस पार्टनर की भी डेथ हुई उसका जो भी फाइनल बैलेंस होगा इट विल बी ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। तो सी की डेथ हुई तो सी इज एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर देंगे, बी की डेथ हुई तो बी इज एग्जीक्यूटर में। बाकी सारी कैलकुलेशन तो आप कर पाएंगे
जो मजेदार पॉइंट है वो यही कि उस पीरियड में जो कुछ उसने एडिशनल काम किया होगा तो उसको क्या कुछ हमने एक्स्ट्रा इनकम देनी है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट सबसे काम की चीज होती है शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस टिल द डेट ऑफ डेथ, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस टिल द डेट ऑफ डेथ। सबसे मजेदार कैलकुलेशन और सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन इस चैप्टर की। 31 मार्च को बुक्स क्लोज हो गई थी, तो अप्रैल मई जून 3 महीने जो काम किया, 3 महीने जो काम किया, ध्यान से सुनेंगे, फर्म के प्रॉफिट्स कैलकुलेट ही कब होते हैं? फर्म के प्रॉफिट्स तो कैलकुलेट होते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, पहले ट्रेडिंग अकाउंट, फिर पीएनएल अकाउंट, फिर उसके बाद जाके पीएनएल अप्रोप्रिएशन, तब पता चलता है शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो बुक्स तो अभी क्लोज हुई नहीं, तो 3 महीने तो बंदे ने तो काम किया ना, वो तो कह रहे हैं उसका एग्जीक्यूटिव भाई हमारा हिसाब क्लोज करो। तो आपको एस्टिमेटेड फिगर्स पे कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि उस 3 महीने में फर्म ने कितनी इनकम, एग्जैक्ट तो आपके पास हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब आपने बुक्स ही क्लोज नहीं करी तो आपको उस साल का प्रॉफिट कैसे पता चल सकता है? उन 3 महीने का भी नहीं पता चल सकता, क्योंकि आगे जाके हो सकता है ना कोई नया लॉस हो जाए जो एंटिसिपेटेड नहीं था। तो आप एस्टिमेटेड वर्किंग करते हैं। तो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही क्या है जो आज ही खत्म हो जाएगा? कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। क्या कैलकुलेट करना सीखेंगे? शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर टिल द डेट ऑफ डेथ। What problems are faced at the time of death of a partner? Ratio calculation exactly same as retirement. Treatment of goodwill exactly same as retirement. Revaluation treatment reserves exactly same as retirement. डेथ में कोई कैपिटल एडजस्टमेंट भी नहीं होती, तो डेथ पूरी पार्टनरशिप का सबसे छोटा चैप्टर भी है। मुबारक हो। बट आप यहाँ तक पहुंचे हो मेहनत करके। अब सेम एज रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर वो आता है तो ये भी आता है, और अगर वो नहीं आता है तो ये भी नहीं आता है। समझ आ रही है बात? तो आई एम 100% श्योर कि ये चारों चीजें आपको आती हैं। रेशियो कैलकुलेशन, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिवैल्यूएशन, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। तभी हम सिर्फ सिलेक्टेड लोग ये डिस्कशन कर भी रहे हैं, अभी सब नहीं है ना, तो क्योंकि अभी सबके रिक्वायरमेंट नहीं है, सब अभी वहां तक पहुंचे नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ये? कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। अभी जो हम डिस्कशन करेंगे सारी की सारी इससे रिलेटेड ही करेंगे। कैलकुलेशन इसके अलावा भी हो सकती है, वो बड़ी बेसिक होंगी कि 3 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो दो, 3 महीने कुछ मेरी सैलरीज थी, वो तो क्वेश्चन बताएगा सैलरीज थी तो सैलरीज भी दे दो। तो उसमें कोई एस्टिमेटेड फिगर नहीं है, वो तो क्वेश्चन बताएगा कि अगर दे रहे थे तो दे देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो जो पुरानी कैपिटल है उस पर 3 महीने का इंटरेस्ट निकाल दो। कोई ड्राइंग्स हैं तो उसका अमाउंट आ रहा होगा, कोई सैलरीज हैं तो उसका अमाउंट आ रहा होगा, वो कोई एस्टिमेशन नहीं है। ये तो इम्प्लाइड एडजस्टमेंट है कि भाई 3 महीने तो उसने काम करा ही था, तो उस पीरियड में कुछ प्रॉफिट या लॉस तो हुआ ही होगा, तो वो आप कैलकुलेट करके हमें बताओ कि वो कितना था। तो हम अभी सारी की सारी डिस्कशन किस पे फोकस करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करने के दो मेथड्स होते हैं। शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करने के दो मेथड्स होते हैं, एक होता है टाइम बेसिस और एक होगा टर्नओवर बेसिस। हमें किस पे करना है? क्वेश्चन बताएगा, हमें क्वेश्चन बताएगा कि the share of profit of the deceased partner is to be calculated as follows। तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन बताएगा कि टाइम बेसिस या टर्नओवर बेसिस। मतलब क्या होता है? टाइम बेसिस का मतलब होता है, कह रहा अच्छा कितने महीने के लिए जिंदा था? कह रहा 3 महीने के लिए जिंदा था। कह रहा अच्छा अगर पूरे साल में इतना पैसा कमाया तो 3 महीने में, पिछले साल हमने पूरे साल में 10 लाख कमाए, तो इस साल 3 महीने में एस्टिमेटेड कितने कमा लेंगे? कह रहे 10 लाख अगर पूरे साल में, तो इंटू 3/12 1/4 निकाल दो, तो अप्रोक्सीमेटली 2,50,000 कमा लेंगे, अज्यूमिंग कि हम उसी रेट पे कमा रहे हैं जिस रेट पे पिछले साल कमाए थे। तो टाइम बेसिस क्या कहता है? टाइम बेसिस कहता है कि एक बेस दे देगा आपको, प्रॉफिट्स आर टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट। प्रॉफिट्स आर टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ द लास्ट 3 years प्रॉफिट्स। तो क्या बेस लेंगे? क्वेश्चन बताएगा कि पिछले साल के प्रॉफिट के बेसिस पे निकालो, एवरेज पे निकालो। तो बेस इनटू टाइम पीरियड, जितने महीने के लिए वो जिंदा था। अगर वो 3 महीने के लिए जिंदा था
तो अगर पूरे साल का एवरेज इतना है तो 3 महीने का इंटू 3/12 हो जाएगा। 4 महीने जिंदा था तो इंटू 4/12 हो जाएगा। जितना भी पीरियड वो जिंदा था उससे हो गया। लेकिन अगर पूरे साल का प्रॉफिट 10 लाख था और इंटू 3/12 करा 2,50,000 आया, तो वो 3 महीने का उसका शेयर था या वो 3 महीने का फर्म का प्रॉफिट आया? वो तो फर्म का आया ना, कि अगर 10 लाख पूरी फर्म के थे पिछले साल तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे मंथ्स के हिसाब से तो फर्म का 3 मंथ्स का प्रॉफिट आएगा, तो फिर उसके प्रॉफिट शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका शेयर आ जाएगा। तो टाइम बेसिस क्या होगा? जितने टाइम वो जिंदा था उस टाइम का कितना प्रॉफिट बनता है। फॉर्मूला क्या होगा? बेस। अब बेस क्या होगी? बेस वो बताएगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ द लास्ट 3 इयर्स। तो वो हो गई बेस। किसके बेसिस पे आप करंट ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं? बेस इनटू नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच द पार्टनर वाज अलाइव, जितने महीने के लिए उसने काम किया था, इनटू हिज प्रॉफिट शेयर। कोई भी डाउट? क्लियर? टाइम बेसिस। तो कैसा क्वेश्चन आएगा टाइम बेसिस में? ध्यान से देखेंगे, आपको कोई स्ट्रेन तो नहीं पड़ रहा? ऑल ओके? ठीक है। टाइम बेसिस एग्जांपल ABC partner sharing profits in the ratio 3:2:1. C died on 1st July 2020. Profits for the year ended 31st March 2020 were 3 lakh. पिछले साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। अब कौन सा चल रहा है? 1 जुलाई 2020 मतलब 2020-21 चल रहा था, जिसमें सी डाइड ऑन 1 जुलाई। तो अप्रैल पूरा काम किया होगा, मई पूरा काम किया होगा, जून पूरा काम किया होगा, 1 जुलाई को डेथ हो गई है, तो 3 मंथ्स के लिए पार्टनर जिंदा था। 4 नहीं बेटा, फर्स्ट हो गया ना जुलाई, तो जुलाई को काउंट नहीं करेंगे। तो 3 मंथ्स के लिए पार्टनर जिंदा था। टाइम पीरियड कैसे निकल रहा है तो समझ आ गया ना? आराम से ध्यान से करेंगे, बड़े बेसिक्स का स्टेप है। प्रॉफिट्स फॉर द प्रीवियस ईयर वर 3 लाख। वो बताएगा सी शेयर ऑफ प्रॉफिट्स आर टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट्स। पिछले साल के बेसिस पे सी का शेयर निकाले। तो फॉर्मूला क्या बताया आपको मैंने? बेस क्या है? इन्होंने बोला प्रीवियस ईयर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ मंथ्स, कितने महीने के लिए वो जिंदा था? 3 मंथ्स के लिए, इनटू प्रॉफिट शेयर ऑफ द डिसीज पार्टनर। तो कौन मरा? सी मरा। सी का मतलब 1/6। तो बेस थी 3 लाख, 3 मंथ्स के लिए वो जिंदा था, नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच द पार्टनर वाज अलाइव फ्रॉम द लास्ट क्लोजिंग, एंड इनटू प्रॉफिट शेयर ऑफ द डिसीज पार्टनर विच इज 1/6। तो क्या आया? 12,500। कैलकुलेशन पार्ट समझ आया? कोई भी डाउट? क्या है ये? टाइम बेसिस। कितने टाइम के लिए पार्टनर जिंदा था उतने टाइम के लिए आप प्रॉफिट निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट और ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज ऑफ सम स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ईयर्स। वो क्वेश्चन बताएगा। बट जो भी बेस है इनटू नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच द पार्टनर वाज अलाइव, तो नंबर ऑफ मंथ्स यही हुआ टाइम बेसिस। टाइम बेसिस का मतलब उतने टाइम के हिसाब से जितना टाइम पार्टनर जिंदा था, उससे आ जाएगा फर्म का प्रॉफिट। तो इनटू प्रॉफिट शेयर ऑफ द डिसीज पार्टनर कर देंगे। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है, बस यही अलग है। कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। अभी हमने क्या करा? 2 मेथड्स हैं। कौन सा सुना अभी हमने? टाइम बेसिस। कैलकुलेशन समझ आई टाइम बेसिस की? चलो